अक्सर हम किसी काम को करते करते परेशान हो जाते हैं, हमको सक्सेस नहीं मिलती, या फिर किसी काम में हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तब हम गुस्से में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि लगता है मेरी तो किस्मत ही सो गई है। अब किस्मत सो गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाग्य होता तो है लेकिन अभी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आपको आपके भाग्य की, किस्मत की जरूरत है तब आपको उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा। सेम इसी तरह जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ना, 12 हाउसेस, उनमें से कोई भी एक भाव अगर सो जाए, सुप्त अवस्था में चला जाए, तो उसके प्रभाव में कंसिस्टेंसी से डेफिशिएंसी आने लगती है, लगातार कमियां आने लगती हैं। और इस चीज का रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है, मतलब काफी टाइम के बाद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अगर इस बीमारी को आपने शुरुआत में ध्यान दे दिया होता तो ये बीमारी इतना बढ़ ही नहीं पाती, आपको इतनी परेशानी होती ही नहीं। अब इसके दो रीजन है। पहली चीज तो ये कि काफी लोग सुप्त भाव वाले कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है, उन्हें लगता है सुप्त भाव जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर 2, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सुप्त भाव क्या होता है, कैसे देखते हैं और इसकी रेमेडीज क्या हैं। बस इसी वजह से ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा टच नहीं किया गया एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा। ये टॉपिक जो है ज्यादातर अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से 1 मिनट रुककर चैनल की मेंबरशिप के बारे में कुछ बात करनी है। दरअसल हाल ही में चैनल में तथास्तु अनुभव यूट्यूब चैनल में मेंबरशिप ऑन किया गया है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये मेंबरशिप एक्चुअली किन के लिए है। पहली चीज तो ये कि आप अगर तथास्तु अनुभव यूट्यूब चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं और आप मुझसे दैनिक रूप से, मतलब हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, जैसा कि आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डेली कमेंट आते हैं और कई बार मैं उनके कमेंट के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी हर वीडियो में उनके कमेंट जरूर रहते हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये होता है कि आप एक चैनल में एज अ मेंबर आपने एंट्री ले ली। आप अब तथास्तु अनुभव यूट्यूब जो चैनल है इसमें आप मेरे साथ ही एक एज अ मेंबर, एक परिवार का हिस्सा, वैसे तो सभी परिवार के हिस्सा हैं लेकिन एज अ मेंबर आप इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं और मेल आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और जीरो से सीखनी है। मतलब एस्ट्रोलॉजी की बेसिक से बेसिक चीजों का, चाहे वो नक्षत्रों के बारे में जानकारी हो, राशियों के बारे में जानकारी हो, एक एक भाव के बारे में जानकारी हो, मतलब सारी चीजें, कैलकुलेशन कैसे कहते हैं, वैदिक क्या है, मॉडर्न क्या है, सारी चीजों की जानकारी उनको चाहिए। उन्होंने बोला हम सीखना चाहते हैं। तो मेंबर्स को जोड़ने का एक मतलब ये भी था कि वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को बेसिक रूप से सीखना भी चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए शेयर किए जाएंगे और वो वीडियोस वही होंगे जिनमें एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर इस चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजी की बेसिक चीजें पोस्ट करूं तो बहुत सारे लोग देखेंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी देखेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये चीजें हमको पहले से आती हैं तो हम क्यों देखें। तो इसके दो रीजन है। पहला तो ये, अगर आप एज अ टीम मेंबर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप लेने के 2-3 चीजें और हैं जो उसको स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपके कमेंट सेक्शन में एक ब्लू कलर का स्टार जो है बैच, वो अलग से शो होने लगेगा, जो ये शो करेगा कि आप हमारी टीम के मेंबर हैं। और इसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मेंबरशिप में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब के होम पेज में तथास्तु अनुभव टाइप करके सर्च कर लीजिए और तथास्तु अनुभव यूट्यूब चैनल के होम पेज में जाएंगे तो वहां ज्वाइन का एक बटन होगा। उस बटन में क्लिक करेंगे तो आपको आगे का प्रोसीजर दिखाई दे जाएगा। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल सी फीस भी रखी गई है इसके लिए, जो कि पर मंथ अप्लाई होती है। और अगर किसी टाइम आपको ऐसा लगता है कि मेंबरशिप हमने ले लिया है लेकिन अब हमें नहीं लेना है या आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप किसी भी टाइम उसको खत्म भी कर सकते हैं। मीन्स आप अपनी मेंबरशिप वापस भी ले सकते हैं। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेंबरशिप जरूर लें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो डेली व्यूअर्स हैं, जो हमेशा जिनसे जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उनसे बातचीत होती है, अगर वो एज अ मेंबर जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी जुड़ें। और इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के हिस्सा हैं, उनके लिए जो मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता हूँ वो तो हमेशा करता ही रहूँगा, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी अच्छे टॉपिक हैं उनको मैं ऐसे ही रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। बस जो वीडियो एस्ट्रोलॉजी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं या बेसिक टॉपिक्स हैं वो केवल मेंबर्स के लिए जो है पोस्ट किया जाएगा। उसे केवल वही ओपन कर सकता है जो चैनल का मेंबर हो। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेंबरशिप जरूर लेनी चाहिए।
चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12 भावों में से वो कौन सा भाव है आपकी कुंडली में जो सो रहा है, सो गया है। तो चलिए उसको उठाने का टाइम आ गया है और एक एक करके इस वीडियो को 3 फेज में हम लोग जानेंगे। पहला फेज, कौन सा भाव सो रहा है। दूसरा फेज, उसमें क्या कमियां हो सकती हैं, अगर सो रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नंबर 3, बेस्ट रेमेडी। बेस्ट रेमेडी की उस रेमेडी को हमेशा आपको लाइफ टाइम अपने जो है लाइफ में अप्लाई करना है, जिसकी वजह से उसके बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई देने लगे। पहली चीज तो ये कि जब सुप्त भाव कहते किसे हैं। देखिए, जन्म कुंडली के 12 भावों में से कोई भी ऐसा भाव जिसमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो और उस भाव को कोई भी ग्रह ना देख रहा हो, इसे कहते हैं सुप्त भाव। सुप्त भाव का मतलब होता है कि वो जो भाव है, जो भाव सुप्त अवस्था में चला गया यानी सो गया, वो बिल्कुल अनटच्ड है। एक ऐसा इंसान जिससे कोई भी नहीं बोलता, ना वो किसी से बोलता है, ना उससे कोई आके बोलता है, ना अपनी तरफ से इंसिस्ट करता है, वो बिल्कुल अकेला गुमसुम शांत कोने में बैठा रहता है, तो क्या विकास होगा उसका, है ना। यानी जरूरी तो है भले ही वो कुछ अपनी तरफ से बोले या दूसरों की बातें सुने, ना वो कुछ बोल रहा है ना दूसरों की सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सुप्त अवस्था में चला गया, उस टाइम पे वो सो रहा है, उसको जगाना पड़ेगा। कहते हैं जन्म कुंडली का लग्न, पंचम, नवम और दशम, इन भावों को कभी सुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में। लग्न खुद आप हैं, पंचम आपका ज्ञान है, नवम आपका भाग्य है और दशम यानी 10th हाउस आपका कर्म है। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगा कि भले 9th या 5th हाउस एक बार सुप्त अवस्था में चला जाए, लेकिन लग्न और 10th नहीं जाना चाहिए। लग्न क्योंकि वो खुद आप हैं और 10th क्योंकि वो आपका कर्म है। इसीलिए आपने कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों में ये एक चीज सुनी होगी कि कभी भी दशम भाव खाली नहीं होना चाहिए। इस दशम भाव में कोई ना कोई ग्रह जरूर बैठा होना चाहिए। अब ये जो सुप्त भाव वाला कॉन्सेप्ट है, ये तब और खतरनाक हो जाता है जब किसी भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और उस भाव का जो स्वामी है उसे भी कोई ना देख रहा हो, वो भी कहीं ऐसी जगह बैठा हो जहां उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तब ये सुप्त अवस्था और खतरनाक हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट कैसे करता है ये जो सुप्त अवस्था वाला कॉन्सेप्ट है। लग्न अगर सुप्त अवस्था में चला जाएगा तो सबसे बेसिक फंडा है, ऐसे इंसान के 5 मिनट आप पास में बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा इसका लग्न जो है वो सुप्त अवस्था में। पर्सनैलिटी होते हुए भी पर्सनैलिटी ना होना, कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंस की कमी, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, अपने ही फैसलों पे उसको डर लगेगा या अपने ही फैसलों में वो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देगी, आगे बढ़ने की चाह तो होगी। ऐसे लोगों के जो प्लान होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। जब वो काम शुरू करते हैं कोई, तो उनके प्लान बहुत जबरदस्त होते हैं, वो प्लान पूरा नहीं हो पाता, वो बात अलग है। यानी शुरुआत तो किया लेकिन वो काम को अंत तक नहीं ले जा पाए। काम का बीच में खराब हो जाना, बीच में अचानक से डायरेक्शन बदल जाना, कि हमने सोचा कि हम यहाँ से और मार्केट जा रहे हैं, निकले घर से हम मार्केट के लिए, लेकिन बीच में हम मुड़ गए और कहाँ चले गए, हम चले गए पार्क या किसी तीसरी जगह ही चले गए। आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है, वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, अचानक 90 डिग्री का मोड़ ले रही है। ये सुप्त अवस्था की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्त अवस्था, लग्न जो है वो सो रहा है। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल भी इसकी तारीफ नहीं करूंगा। लग्न अगर सुप्त अवस्था में है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन भाव अगर सुप्त अवस्था में जाता है तो यहाँ धन भाव यानी 2nd हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको या तो थोड़ा थोड़ा करके चैलेंज करेंगी या तो कोई उनमें से एक चीज आपको जबरदस्त रूप से चैलेंज करेगी। गौर करिएगा, अगर आपका इनकम और 9th हाउस मजबूत है तो मे भी आपके पास पैसा आए लेकिन उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट ना कर पाएं और उस पैसे को आप बचा ना पाएं। बाद में जब आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा था लेकिन आज के डेट में तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको यही बोलते नजर आएंगे कि अगर उस टाइम पे मैंने पैसा बचा लिया होता या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मेरे पास भी पैसा होता। नो डाउट पैसा आ सकता है लेकिन बचा नहीं पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, और ये भी हो सकता है कि पैसा आ ही ना रहा हो, आपको पैसे के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा हो, अपनी ही फैमिली में आपकी वैल्यू ना हो। हर इंसान की अपने फैमिली में एक वैल्यू होती है जो होनी भी चाहिए। अगर वो चीज आपको आपकी फैमिली में नहीं मिल पा रही लायक होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आपका 2nd हाउस जो है वो पीड़ित है। आपकी जो पैतृक संपत्ति है जो आपको मिल जानी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है, या वो मिल भी गई तो आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, आपका 2nd हाउस जो है वो पीड़ित है। आपकी जो आवाज है, आप जब किसी से बातचीत करते हैं उसमें अंडर कॉन्फिडेंस अलग से नजर आ जाता है। आप अपनी बात को इतने प्रभावशाली तरीके से नहीं रख पाते किसी के सामने कि आपकी बात सुनते ही कोई मान जाए, तो आपका 2nd हाउस सुप्त है। यानी इन चीजों में ये इफेक्ट कर रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। पराक्रम मतलब आपकी खुद की मेहनत।
ये भाव जब सुप्त अवस्था में चला जाता है तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं, उन्हें हर काम करने के लिए आलस लगने लगता है, और या तो अगर वो किसी काम को स्टार्ट करेंगे तो बीच में ही छोड़ देंगे, उनको कोई दूसरा काम पसंद आ जाएगा। बाई चांस उन्होंने कोई काम पूरा भी किया मेहनत करके तो उसका रिजल्ट जो है उनको बिल्कुल नॉमिनल सा मिलेगा, इतना नॉमिनल कि अगली बार वो कोई दूसरा काम करने के पहले भी ये सोचें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा भाव अगर सुप्त अवस्था में चला जाता है तो खुद की एनर्जी, खुद का पराक्रम, खुद की बहादुरी, ये सारी चीजों में कमियां आने लगती हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, अगर ये भाव सो जाए तब तो फिर मानसिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों ही चीजों में आपको जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ेगा। खुद का घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, माँ का प्यार पाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, ये जो फोर्थ हाउस अगर सुप्त अवस्था में है तो इन चीजों में आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका 9th हाउस, 11th हाउस लग्न या फिर आपका 10th हाउस मजबूत है और आपके पास मान लीजिए पैसे भी हैं, या आपका जन्म जो है किसी ऐसी फैमिली में हुआ जहां पे आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल गया, तो आपके पास मानसिक सुख नहीं होगा। आप देखिएगा ऐसे लोगों को कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी मेंटली रूप से वो हमेशा जो है अशांत रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। 5th हाउस आपके ज्ञान का भी है, संतान का भी है। यहां पर एक ना एक चीज जरूर इफेक्ट होगी, या तो आपके संतान होने में प्रॉब्लम होगी, मैरिड लाइफ के बाद बच्चे होने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, या फिर नंबर 2 नॉलेज होगी तो लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे। अपनी लाइफ में आपने भी कभी ना कभी ऐसे तमाम लोगों को देखा होगा जो एक्चुअली में डिजर्विंग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे दिखाई दे जाते हैं या कभी कभी ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जिनको देखकर हम बोलते हैं कि अरे वाह, कितना फास्ट माइंड है, कितना ट्रिकी माइंड है, कितना समझदार है ये इंसान। फिर जब हम उससे पूछते हैं भैया आप करते क्या हैं, तो वो बताता है कि अरे हमारा तो गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो हमें आश्चर्य होता है कि इतना तेज दिमाग का इंसान क्यों, इसको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली 5th हाउस जब सुप्त अवस्था में चला जाता है तो ये डैमेज करता है। जब भी त्रिकोण, लग्न, 5th और 9th ये सुप्त अवस्था में जाएंगे, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अब बाई चांस आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो सीधी सी बात है आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे जिस जगह आपको होना चाहिए था। और आप अगर उस जगह नहीं है जिस जगह आपको होना चाहिए था तो डेफिनेटली सी बात है कि आपके पास सोर्सेज कम होंगे, आपके बाद आपकी पीढ़ियों के पास सोर्सेज कम होंगे। लगातार 5th हाउस से हर चीज का चैलेंज आपको मिलेगा। मे बी आप इतना डिजर्विंग है कि आपकी सोसाइटी में अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए, लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट ही आपको नहीं मिल रही। अब 6th हाउस अगर सुप्त अवस्था में चला जाता है, यहां पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि अगर 6th हाउस, 8th हाउस यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये सुप्त हो जाएं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भाव अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन कुछ एक एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट ने अपनी बुक्स में ये बात लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 6ठा, 8वां और 12वां भाव अगर सुप्त हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं 6ठे भाव के लिए तो ये बात स्पेशली रूप से कही गई कि कंपटीशन में किसी से हम जब प्रतिस्पर्धा करते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में हो या हम जब पढ़ाई करते हैं उसमें हो, रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को कहा गया कि 6ठे भाव में कोई ग्रह नहीं है और कोई ग्रह नहीं देख रहा, इससे ज्यादा बेटर है कि भले पाप ग्रह देख रहा हो लेकिन देख रहा हो, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसे लोगों को जो चैलेंज उनकी लाइफ में मिलते हैं उस चैलेंज को वो पार नहीं कर पाते, लड़ नहीं पाते उनसे। कई बार कर्ज में फंस जाते हैं या किसी बीमारियों में फंसे रहते हैं। अब डिजीजेस की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, कर्ज की वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। रोग मतलब बीमारियां, शत्रु और ऋण, आपके दुश्मन भी आपको परेशान कर सकते हैं अगर 6ठे भाव में, 6ठा भाव सुप्त अवस्था में हो तो। 7th हाउस अगर सुप्त अवस्था में हो तो 2 चीजों में से आपके पास एक चीज हो सकती है लेकिन दूसरी चीज डेफिनेटली नहीं होगी। पहला, आपकी शादी टाइम से हो गई, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और आप लोग बहुत अच्छा एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं, तो आपको बिजनेस, खुद के काम करने में प्रॉब्लम, बिजनेस आप कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं तो लगातार लॉस में जा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहे। और बाई चांस आप बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में आप स्टेबल हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, तो या तो आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो शादी में प्रॉब्लम, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी ना होना या फिर उनके हेल्थ इश्यूज होना, ये 100% होगा। 8th हाउस का सुप्त होना मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कई कुंडलियों में, तो उसने अच्छा रिजल्ट किया है। 8th हाउस का सुप्त होना ये मैंने कुछ कुंडलियों में नोटिस किया कि हाँ ये अच्छा रिजल्ट कर रहा है। लेकिन उन कुंडलियों में, जिन कुंडलियों में लोग छुपी हुई चीजें करके, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, हीलिंग है, ऐसी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इनसे रिलेटेड है, इन फील्ड में
इंसान को काम करना था उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होते हुए देखी गई। लेकिन फिर भी अगर 8th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है तो इसके प्रभाव जो है थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलते हैं। 9th हाउस तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में नहीं जाना चाहिए। 9th हाउस के सुप्त अवस्था जाने का मतलब है आपका भाग्य सो जाना। भाग्य सो जाने का मतलब यह है कि अब आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एक्सट्रीम मेहनत करने के लिए। पूरी लाइफ आपको अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी। आप धार्मिक होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब अगर लग्नेश मजबूत हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप डरेंगे नहीं मेहनत से। लेकिन देखिए एक लिमिट होती है। कोई इंसान को आप लगातार मेहनत करा रहे हैं, रिजल्ट उसे थोड़ा सा दे रहे हैं, फिर वो मेहनत कर रहा है, रिजल्ट थोड़ा सा, तो ऐसे में क्या होगा ना, धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाएगा। 9th हाउस भाग्य का या धर्म का सुप्त अवस्था में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। 10th हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए तो अलग से भी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि 10th हाउस को तो कभी भी सुप्त अवस्था में नहीं जाना चाहिए। 10th हाउस में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, नीच का ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह हो, चाहे राहु ही हो, केतु ही हो, लेकिन होना चाहिए। 10th भाव का सुप्त अवस्था में चला जाना दिखाता है आपके स्ट्रगलिंग जीवन को और आपके दिखाता है कार्य क्षेत्र में विफलताओं को। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपने वर्क प्लेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। वर्क प्लेस में जो कार्य क्षेत्र है वहां पे आपके साथ ही राजनीति हो रही है। लोग मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और हैं। राजनीति में कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजनीति में ऊपर वाले ही आपको नीचे ढकेल देते हैं। आपके जो पीछे हैं वो पांव पकड़ के और पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डिजर्विंग होने के बावजूद आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस जगह नहीं पहुंच पा रहे जिस जगह आपको होना चाहिए था। कर्म आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। 10th हाउस अगर आपका सुप्त है तो। 11th हाउस अगर सुप्त अवस्था में है तो तुरंत चेक करिए कि क्या 2nd और 5th हाउस ठीक हैं। 11th हाउस अगर सुप्त अवस्था में है, 11वां भाव, तो दूसरा या 5वां भाव अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तब तो स्थितियां कुछ ठीक हो जाएंगी। अगर 11वां भाव सुप्त अवस्था में है, 5वां और दूसरा भाव भी पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इम्बैलेंस्ड हो जाए, फिर ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? इनकम के मामले में ज्यादा प्रॉब्लम है। अब इनकम से रिलेटेड आपको बहुत सारे इशू हो सकते हैं। इनकम से रिलेटेड आपको लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ सकता है। एजुकेशन के लिए हो गया, धन संपत्ति के लिए हो गया, प्रॉपर्टी के लिए हो गया, अपने परिवार वालों से, खासतौर पे अपने बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मे बी उनसे संबंध आपके खराब हो जाएं। अर्निंग के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्निंग का कोई प्रॉपर साधन आपके पास नहीं हो पा रहा। एक साधन आप जिसको लगता है कि ये चलो एक चीज हो गई, अब इसमें हम काफी दिनों तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद वो साधन हट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आप किसी नए साधन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो 11th हाउस अगर सुप्त अवस्था में है तो। 12th हाउस अगर सुप्त अवस्था में चला जाता है तो इसमें भी मैंने 50-50 के जो है केसेस देखे हैं। कुछ लोगों की कुंडली में 12th हाउस अगर सुप्त अवस्था में था तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन जिनका 12th हाउस सुप्त अवस्था में था उनका 9th और 3rd हाउस मजबूत स्थिति में था। फिर भी अगर 12th हाउस सुप्त अवस्था में चला जाता है और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में हो जाता है, तो बेवजह के झगड़े, बेवजह के कहते नहीं झगड़ा हो गया, कानूनी केस हो गए, लीगल केसेस हो गए, या फिर किसी से झगड़ा हो गया, बात बहुत आगे बढ़ गई, शत्रुता हो गई किसी से, वही लंबे टाइम तक खिंच रही है, नुकसान हो जाना, स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से रिलेटेड इशू होना, विदेश जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, फॉरेन ट्रिप नहीं हो पा रही, पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा, आता बाद में, खर्च पहले आ जाते हैं आपके पास, तो ये सारा चीजें 12th हाउस में जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं आपको। तो ये तो हो गया कि आपके कौन सा भाव जो है वो सुप्त अवस्था में। अब बात कर लेते हैं, चलिए आपकी कुंडली में कोई भाव सुप्त अवस्था में ठीक कैसे करें। पहला सूत्र कहता है आपकी कुंडली में, मान लीजिए आपका लग्न जो है या 2nd हाउस जो है, मान लीजिए 2nd हाउस आपकी कुंडली में सुप्त अवस्था में है, यानी 2nd हाउस में ना तो कोई ग्रह बैठा है, 2nd हाउस को ना तो कोई ग्रह देख रहा है। सबसे पहले 2nd हाउस के लॉर्ड को देखिए, यानी 2nd हाउस में कौन सी राशि बनी है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है। उसका स्वामी जहां बैठा हो, जिस ग्रह की राशि में बैठा हो, उस राशि का जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के स्वामी देवता की आराधना करके इसको ठीक किया जा सकता है। ये पहला सूत्र कहता है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे चौथा भाव आपकी कुंडली में सुप्त अवस्था में, चौथे भाव का स्वामी जाके कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, मान लीजिए कि वो 9वें भाव में जाकर बैठा है चौथे भाव का स्वामी, और चौथा भाव जो आपका है वो सुप्त अवस्था में है। अब चौथे भाव का जो स्वामी है वो 9वें भाव में जिस ग्रह की राशि में बैठा है, उस ग्रह के नक्षत्र के अधिपति देवता की पूजा करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आपको जो भाव सुप्त अवस्था में है
उस भाव में जो राशि लिखी है उस राशि का जो स्वामी है उसी स्वामी के नक्षत्र के अधिपति के रूप की पूजा करके आप इसको जागृत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पंचम भाव सुप्त अवस्था में है और पंचम भाव का स्वामी आपके मान लीजिए सूर्य बनते हैं। अब सूर्य का एक नक्षत्र कृतिका भी होता है, तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के अधिपति देवता कौन हुए? या तो खुद सूर्य और या तो प्रभु श्री राम। अब इन दोनों में से किसी भी अधिपति देवता की पूजा करके आप बहुत तेज और बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरा, एक तो हो गया ये आपका रेमेडी हो गया। दूसरा, जो भाव आपका सुप्त हो रहा है ये देखिए कि वो एक्चुअली किसका घर है। वो जिस ग्रह का घर है उस ग्रह के भी अधिपति देवता की पूजा करके आप अपने सुप्त भाव को जगा सकते हैं। जैसे आपका दशम भाव सुप्त अवस्था में है, दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव किसका घर है? ये शनि देव का घर है। इसका मतलब आपको शनि देव या शनि देव के अधिपति देवता की पूजा करके आप अपने भाव को जागृत कर सकते हैं। अब शनि देव के अधिपति देवता कौन है? तो या तो खुद शनि देव हैं, प्रॉपर तरीके से आप उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर शिव जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। इनमें से कोई भी देवता आप इनकी पूजा करके इनको जो है इनके सुप्त अवस्था से इनको बाहर ला सकते हैं, इन्हें जगा सकते हैं। देखिए, सुप्त अवस्था में ये बात तो तय है कि आपको उस भाव से संबंधित प्रभावों में कमी आती है। उससे ज्यादा प्रभाव इस बात में पड़ता है कि कौन सा भाव सो रहा है। किसी का 8th हाउस है, वो सुप्त अवस्था में है तो उसे थोड़ा कम नुकसान है, लेकिन किसी का 10th हाउस, भाग्य भाव, चतुर्थ भाव या लग्न या पंचम, इस तरह के भाव अगर सुप्त अवस्था में चले गए तो उसे ज्यादा नुकसान है। ज्यादा बेहतर है कि आपका जो भाव सुप्त अवस्था में गया है आप उस भाव के कारक ग्रह को देख लीजिए। काल पुरुष कुंडली में उस भाव में किस ग्रह की राशि आती है उसे देख लीजिए, और उस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ जाकर बैठा है, उसके अधिपति देवता कौन है, इसे भी देख लीजिए। अगर आपको 2-3 केस में कोई भी एक सिमिलैरिटी मिल जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से भी भगवान शिव ही आ रहे हैं पूजा करने के लिए, यहाँ से भी भगवान शिव और यहाँ से भी भगवान शिव, या 2 में एक जैसा एक में अलग, तो आपको उन्हीं अधिपति देवता की पूजा करके अपने उस सोए हुए भाव को आप जगा सकते हैं। इसके कुछ और मेथड भी हैं। सुप्त अवस्था के जो ग्रह हैं, ये भाव हैं, जब ये सुप्त अवस्था में जाते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे सूत्र हैं और कुछ और रेमेडीज हैं। वो मैंने इस वीडियो में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि एक तो ये वीडियो और लंबा हो जाता, और दूसरा ये मुझे अभी पता नहीं है आप इस टॉपिक को पसंद भी कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो पर्याप्त था, इसमें आपको सारी चीजें क्लेरिफाई हो गई हैं, देन सेकंड पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी कुंडली में कोई भी भाव सुप्त अवस्था में है और वो भाव कारक है, मीन्स अच्छा भाव है, तो डेफिनेटली आपको उस भाव को जागृत करने की जरूरत है। सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बताता हूं, जो भाव सो रहा है उस भाव को देखिए कि वो कौन सा भाव है, काल पुरुष में वो किस ग्रह का भाव है, उसके अधिपति देवता, और जो भाव सो रहा है उसके स्वामी के अधिपति देवता। अगर ये सेम है तो बहुत अच्छा, सेम नहीं है तो जो भी कंडीशन आपको बेटर लग रही हो उसके अकॉर्डिंग उनके मंत्रों का जाप करके, उनसे संबंधित दान देके, उनके दूसरे वैदिक मंत्रों का जप करके और उनसे रिलेटेड रंगों का इस्तेमाल करके, उपवास करके, मतलब उपवास माफ करिएगा, जैसे उपवास का मतलब कर्मकांड, हवन या फिर पूजन जो रेगुलर किया जाता है। उपवास तो मैं ऐसा मानता हूं कि उपवास बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी करें, वरना उपवास से ज़्यादा बेटर होता है कि आप वैदिक कर्मकांड करें, पूजा करें, क्योंकि मेन उपवास रखने का भी एक यही उद्देश्य होता है कि आप अगर उपवास में है तो आपका मन जो है वो केवल फिर उस दिन उन्हीं देवता के ऊपर केंद्रित होना चाहिए जिनका आप उपवास कर रहे हैं। तो उपवास की बात गलती से मैंने बोल दिया, उपवास की जगह वैदिक कर्मकांड मींस हवन पूजन, इसके माध्यम से पूजा करके डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट जो है इसमें दिखाई देने लगेंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी कुंडली में कौन सा भाव है जो सुप्त अवस्था में सो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।